हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपकी आज की क्लास में, यानी कि 10 जून 2020 की करंट अफेयर्स में। एंड इस करंट अफेयर्स की क्लास में अगेन मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। एंड एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, आप सभी को पता है कि एक ही मंथ में यूपीएससी प्री एंड यूपीपीएससी प्री भी होने वाला है। एंड लाइन से सारे के सारे एग्जामिनेशंस का जो कि यूपीपीएससी के थ्रू कंडक्ट किए जाने हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे वो सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बीईओ का एग्जामिनेशन हो, जिसकी बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, तो उन सभी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कल नोटिफिकेशन आपको मिल भी गया होगा। सो आज क्या करना है, हमें इस तरीके से अपने पेस को, अपनी स्टडिंग मेथड को बना करके रखना है, डेकोरम मेंटेन करके रखना है कि हम एग्जामिनेशन के टाइम पे हड़बड़ाएं ना और सारी तैयारियां कर सकें। खैर, आपकी इसी की तैयारी में हम लोग जो करंट अफेयर्स काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, उसका आज एक और सेशन है, उसका एक और क्लास है, तो उसको भी देख लीजिए। एंड सारे के सारे पुराने या प्रीवियस जितने भी सेशन हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सेशन आपके हार्डली इसमें हाफ एन आवर का टाइम आपको लगेगा। एंड इस हाफ एन आवर के टाइम को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप डेली इसको पढ़ लेते हो एंड पीछे वालों का सबका रिवीजन कर लेते हो। सो स्टार्ट करते हैं आपके पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आपसे इसमें बोला जा रहा है कि केरल सरकार ने ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ किया है। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास का नाम क्या है? सो आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा। ये स्टडी ऑनलाइन है, फर्स्ट बेल है, स्टार्ट क्लास है, ये स्कूल स्टडी है। सो केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई इस ऑनलाइन परीक्षा का जो नाम है वो है आपका फर्स्ट बेल। आपको फर्स्ट बेल का नाम याद रखना है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमें ऑनलाइन क्लासेस ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सो केरल सरकार की कोशिश रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए बिना स्कूली पढ़ाई को जारी रखा जाए, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका एक साल लॉस होगा। एंड इस ऑनलाइन क्लास का नाम फर्स्ट बेल रखा गया है, जिसका टेलीकास्ट राज्य सरकार के एजुकेशनल टीवी चैनल विक्टर्स पर, आपको इसका भी नाम याद रखना है कि टीवी चैनल का नाम विक्टर है, उस विक्टर्स पर केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन काइट के माध्यम से किया जा रहा है। इस चैनल की शुरुआत जुलाई 2005 में हुई थी। तब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। सो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। देन आपका अगला प्रश्न है, एंड इस प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी यानी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश नाम याद रखिएगा, ये एक तरीके से आपका क्या है, मेघ संदेश ऐप है, और वरुण मित्र वेब पोर्टल है, इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। सो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है, या आर अशोक ने किया है? सो देखिए भाई, आप अगर इसको देखोगे तो ये जो है आपकी ये करी है ये आर अशोक के द्वारा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री हैं आर अशोक, इन्होंने वृष बेंगलुरु महानगर पब्लिक, ठीक है, बीबीएमपी आप बोल सकते हो, क्षेत्राधिकार में मौसम, वर्षा, बाढ़ की वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप एंड वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसे शहर के लिए आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट अर्बन फ्लड मॉडल यूएफएम के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के सहयोग से कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र केएसएनडीएमसी द्वारा विकसित किया गया है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि फाइनेंस है। देन ऐप और वेब पोर्टल लोगों और नागरिक एजेंसियों को बारिश से संबंधित मुद्दों से निपटने में मदद भी करता है। आप सभी को पता होगा कि बारिश का सीजन आने वाला है, तो उसके लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देती हूँ कि द्विभाषी यानी कि 2 लैंग्वेजेस में है। इस एप्लीकेशन में लाइव मौसम पूर्वानुमान, आपसे बोलेंगे प्रिडिक्शन, और सुरक्षित मार्गों और 3 मुख्य मॉड्यूल पर डेटा प्रदान करता है। लाइव मौसम और पूर्वानुमान टैब प्रचलित तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा के आधार पर स्थान आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। सुरक्षित मार्ग टैब सभी संभावित मार्गों गंतव्य के लिए लाइव वर्षा और सड़क बाढ़ की जानकारी भी आपको प्रदान करता है। इस पोर्टल के बारे में बता देती हूँ, आपने एप्लीकेशन के बारे में देखा। ये पोर्टल जो है ये वेब समर्पित या समर्पित वेब पोर्टल का उद्देश्य शहरी बाढ़ को प्रबंधित और कम करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का लाभ उठाना है, और प्रत्येक क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों का विवरण भी आपका प्रदान करना है कि भाई इस एरिया में बाढ़ आने वाली है, तो आप अपने आप को उस एरिया पे जाने से रोकें, या अगर आप वहाँ पे रहते तो अपने लिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आप व्यवस्था कर लें। देन इसमें एक वास्तविक समय का मौसम डैशबोर्ड भी है, जो जोन की मौसम संबंधी जानकारी विशेष रूप से आप बोलोगे बारिश और बाढ़ की गंभीरता पर रंग कोडित करके जानकारी प्रदान करता है। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य में थैंक्स मॉम
नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, केरल में, असम में या पंजाब में। थैंक्स मॉम जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। एंड आपको पता ही था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निर्देशालय के परिसर में धन्यवाद माँ या थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ठीक है। कमिश्नर रेणु तिवारी के निर्देशानुसार नीम, अमरूद, आम, चांदनी, परिजात और तुलसी जैसे विभिन्न पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम प्लेट के साथ में लगाया गया है। हर एक कर्मचारी जो वहां पर रहेगा उसको साल भर तक उसकी नियमित रूप से सेवा करनी है। इस तरीके से आपका एक माहौल भी क्रिएट होगा, क्योंकि आप उसको अपनी माँ का नाम दे रहे हैं। तो थैंक्स मॉम के तहत आप एनवायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। एंड हम सभी को पता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया है फ्यूल्स के एमिशन पे, या आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन पे हमने जो कंट्रोल किया है, उस चीज़ से काफ़ी हमें हेल्प मिली है। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हर महीने के 4 दिन तो एटलीस्ट हमें कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए। घर में रहिए भाई, घर में रहिए। प्रकृति के लिए समय विषय पर राज्य भर में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। प्रत्येक कर्मचारी को 1 वर्ष में 1 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया और उससे अपने ही पौधे की देखभाल करनी भी चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों में पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के बीच निबंध, पेंटिंग और चर्चा ऑनलाइन आयोजित की गई है। देखिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि एक बार आप कंफर्मेशन करें, आप कॉल्स करके पूछिए क्या आपने इस पर्यावरण दिवस में एक पेड़ लगाया, अगर लगाया है तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर सेंड करिए। तो इस तरीके से आप बार बार मोटिवेट करिए। अच्छा चलिए, इस हफ्ते में आपने इस वीक में कर दिया, ये करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है, क्योंकि गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकती है बस, बट फाइनल जो आपका स्टेप है वो हम लोगों को ही उठाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है जितने हम हैं पॉपुलेशन में, एंड हम कंबाइन होकर के ये काम कर सकते हैं। सो ये मुझे लगता है, बाकी आप लोगों को समझ में याद आएगा। खैर, आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देती हूँ। इसकी राजधानी भोपाल है, यहाँ की सबसे बड़ा जो शहर है वो इंदौर है। यहाँ पे करीबन 52 जिले हैं। राज्यपाल लालजी टंडन है एंड चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। एंड ये आप मध्य प्रदेश का मैप देख सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। तो अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होगे और उत्कल कहीं से भी देखोगे तो आपको अपना जनगण मन याद आएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रगान याद आएगा। एंड उसमें बोला भी गया है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो बंगा बांग्लादेश हो गया या बंगाल हो गया। बांग्लादेश तो आपका बाद में बना था, बट बंगाल हो गया। एंड इसके साथ साथ में अगर आप उत्कल देखोगे तो ये उड़ीसा है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो आप ये आंसर ऐसे ही कर लोगे। करंट अफेयर्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ, अगर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ पूछ गई आपसे या पूछी गई आपसे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डिटेल पढ़ना जरूरी है। सो उड़ीसा यहाँ पे क्या है, आपका राज्य है। एंड इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केशरी अरुख ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखी गई थी। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मिलनी की शुरुआती गान रहा है। 1994 में ओडिशा की विधानसभा को हर सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था और इसे राज्य का गीत बनाने के लिए भी माना जाता था। गीत ओडिशा की महिमा और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। गीत के लिए धुन और संगीत को राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। यह अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में व राज्य विधानसभा में बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सभी सरकारी विद्यालय, कॉलेज व समारोहों में इसे वाद्य यंत्रों के साथ बजाने की अनुमति भी है। गाना बजाने पर लोगों को इसके प्रति सम्मान भाव दिखाना आवश्यक है। हालांकि बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसमें छूट दी गई है। तो ऑब्वियसली बात है, चाहे वो राज्य का गान हो चाहे वो राष्ट्रगान हो, सम्मान आपको देना ही है, क्योंकि जिस जगह में आप रह रहे हैं, बड़ी स्वतंत्रता के साथ में रह रहे हैं। भारत जैसा देश मुझे नहीं लगता कि विश्व में भी कोई होगा। सो इतनी फ्रीडम हमें जो मिली हुई है उसको रिस्पेक्ट करने के लिए हम अपने नेशन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं थ्रू दीज थिंग्स, या आप बोलोगे इन गानों के थ्रू या भजन के थ्रू। सो उड़ीसा के बारे में बता देती हूँ। राजधानी भुवनेश्वर है। जनसंख्या करीबन 4.6 करोड़ है 2018 के डेटा के अनुसार। रैंक अगर मैं एरिया वाइज करूंगी तो 8वीं रैंक है और सबसे बड़ा जो शहर है वो भुवनेश्वर ही है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है। आधिकारिक भाषा जो है वो ओडिया है। एंड गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक जो हैं काफ़ी अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जा रहे हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। तो ये हैं आपके नवीन पटनायक। एंड ये आपका मैप है, ये आप देख सकते हैं।
देन अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। नैनीताल में है, हरिद्वार में है, अल्मोड़ा में है या चमोली में है? तो भाई ये जो आपकी गैरसैंण है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है या चमोली डिस्ट्रिक्ट में है आपके उत्तराखंड के। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद में की गई है। अब इस क्षेत्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की भी क्या है संभावना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे आपका राजधानी हो जाती है वहाँ का डेवलपमेंट कराना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें हम कुछ बेहतर काम नहीं कर सकते वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली वी कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग। सो आपसे बोल रहे हैं कि इससे पहले मार्च 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र में या उसके दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की करीब या दूरी करीब 270 किलोमीटर भी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 270 किलोमीटर का ये जो दायरा है ये तो अपने आप में ही इंप्रूव होगा ही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने तुरंत कस्टम्स लॉन्च किया है? ऑब्वियस सी बात है अगर कस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप इसका आइडिया ऐसे ही लगा सकते हो। भाई देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी। तो सीमा शुल्क है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कस्टम्स की बात आ गई है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी है। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्मार्टली एंड देन उसका आंसर करने की आपको क्या होती है, जरूरत होती है। देन आगे बढ़ लेते हैं, इसके बारे में डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपना एक प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम व्यवसाय करने में आसानी के लिए मेगा सुधार है। यह इंपोर्टेड वस्तुओं या गुड्स में तेजी से सीमा शुल्क निकासी हेतु उनको निकालने हेतु प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में बहुत मददगार साबित होगा। यह कार्यक्रम आयातकों को, इंपोर्टर्स को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके उसे पूरे देश में मूल्यांकन में एक रूपता प्रदान करेगा। आयातकों को अब आयात बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से मूल्यांकन किए जाने के बाद सीमा शुल्क से अपना माल प्राप्त करना होगा। अब चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है और इसके विपरीत बेंगलुरु में आयात किए गए सामानों का या सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा भी किया जा सकेगा। यानी कि आप जिस तरीके से आपने जीएसटी और स्टेट जीएसटी की बात करी थी एग्जैक्टली ये वही है। बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम्स की शुरुआत अखिल भारतीय रेल आउट का पहला चरण होगा या इस साल इसे 31 दिसंबर तक करना पूरा हमें माना जाएगा। देन पहले चरण में बेंगलुरु और चेन्नई के बंदरगाहों और हवाई अड्डों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का आयात किया जाएगा। अगर मैं अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में बताऊं, सो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड भारत में सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स के संचालन के लिए जिम्मेदार एक आपकी नोडल एजेंसी है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो एम अजीत कुमार हैं। स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। शासी निकाय यानी कि गवर्निंग जो बॉडी है वो भारत सरकार है। मुख्यालय नई दिल्ली में, तो मैक्सिमम आपको मुख्यालय दिल्ली में ही मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का, ठीक है, अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह डैश थे, पूर्व फुटबॉलर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, एक क्रिकेटर थे या दिल्ली पुलिस के आयुक्त थे। सो अर्जुन चरण सेठी आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। देन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का संक्षिप्त बीमारी के बाद 8 जून 2020 को भुवनेश्वर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 79 ईयर्स के थे। भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद सेठी 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। युवा होने के बाद से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय मृदुभाषी सेठी 2 बार ओडिशा विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। 18 सितंबर 1941 को जन्मे अर्जुन चरण सेठी 1971 और 80 में
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भद्रक से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह 1991 में जनता दल से उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वह 1998, 99, 2004 और 2009 में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के टिकट पर भी इस सीट से जीते थे। 2019 में एक साथ लोकतांत्रिक और लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए सेठी ने बीजेपी छोड़ दी थी और बीजेडी छोड़ दी थी और अपने बेटे अभिमन्यु सेठी के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। देन ये हैं अर्जुन चरण सेठी, आप इनको देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में गोमती मरिमुथु, ठीक है, से उनका पदक वापस ले लिया गया और 4 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह एक है, क्या है? भारोत्तोलक हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं या टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए आपकी गोमती मरिमुथु जो हैं वो आपकी एक एथलीट है, इनसे इनका पदक छीन लिया गया है एंड 4 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने तमिलनाडु की 31 वर्षीय एथलीट गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने दोहा कतर में 2019 एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर के लिए स्वर्ण पदक जीता और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा उनके बी नमूने के एनाबॉलिक स्टेरॉइड निंड्रोलोन, ठीक है, प्रतिबंधित है, जो कि के लिए सकारात्मक आने के बाद यानी कि पॉजिटिव आने के बाद 17 मई 2019 से 16 मई 2023 तक 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 18 मार्च 2019 से 17 मई 2019 तक गोमती द्वारा जीते गए खिताब, रैंकिंग, अंक और पुरस्कार को जब्त कर लिया जाएगा और उनके परिणामों को रद्द भी कर दिया जाएगा। मई 2019 में उन्हें अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था जब उनका परीक्षण नमूना पॉजिटिव आया था। गोमती के सभी 4 नमूनों का परीक्षण किया गया और प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक भी पाया गया था। 15 से 18 मार्च के फेडरेशन कप के दौरान पटियाला में एकत्र किए गए गोमती के नमूने, जिसमें उसने 2 मिनट और 3 सेकंड का समय लिया था, को प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था, लेकिन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा समय पर रिपोर्टिंग करने में विफल रही थी। उन्हें 28 दिनों के भीतर कानूनी और अन्य खर्चों के लिए AIU को 1 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। गोमती ने आरोपों से इनकार किया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट्स यानी कि CS में अपील करने के अपने विकल्प का उल्लेख भी किया। AIU के बारे में बता देती हूँ, यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के बारे में। ये यूनिट की स्थापना एथलेटिक्स के खेल में डोपिंग का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF द्वारा अप्रैल 2017 में की गई थी। इकाई यानी कि यूनिट पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वर्तमान में इसका नेतृत्व हेड ब्रेट क्लाथियर कर रहे हैं, तो आप इनका नाम भी देख सकते हैं। ये है आपकी गोमती मारीमुथु। देन हाल ही में समाचारों में देखा गया KOI-45604 क्या है, .04 क्या है? ये एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है, चीन द्वारा एंटी टैंक मिसाइल बनाई गई है, मछली की रंगीन किस्म है, यह एक नया एक्सोप्लैनेट का उम्मीदवार है। तो भाई ये एक नया एक्सोप्लैनेट का उम्मीदवार है। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने एक नए एक्सोप्लैनेट स्टार जोड़ी की स्थापना की है जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली से समानता रखती है। KOI-45604 नामक यह ग्रह आकार और पृथ्वी पर कक्षा में समान है जिस पर हम लोग रहते हैं। केपलर 160 इस ग्रह का सूरज है और इस सौर मंडल में 3 से 4 ग्रह होने की उम्मीद भी है। गोन्टिगेन जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम के अनुसार स्टार केपलर 160 और उसके साथ ही KOI-456.04 सूर्य पृथ्वी प्रणाली की याद दिलाते हैं, जो किसी भी पहले से ज्ञात एक्सोप्लैनेट स्टार जोड़ी की तुलना में अधिक है। हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से जितनी दूरी पर है, KOI-45604 भी अपने सूरज केपलर 160 से करीब उतनी ही दूरी पर स्थित है और अपनी कक्षा में घूम रहा है। हमारी पृथ्वी से करीब 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित KOI-45604 के गठन के बारे में अब भी वैज्ञानिकों ने कुछ संदेह जताया है, लेकिन डेटा के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि यह दूसरा पृथ्वी जैसा जीवन केंद्र हो सकता है। रिसर्च में कहा गया है कि KOI-45604 अपने सौरमंडल के उस जोन में स्थित है जहां जीवन बनने की संभावना या जीवन बसाने की संभावना है। वैज्ञानिकों को इस ग्रह KOI-45604 से इसलिए भी जीवन जीने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि इसके सूरज केपलर 160 की संरचना हमारे ही सूरज से मिलती जुलती है एंड कुल मिलाकर के इस सूरज से इंफ्रारेड रेडिएशन का खतरा बहुत कम है, जैसा कि लाल छोटे तारों से होता है। इसलिए माना जा रहा है कि इस ग्रह पर जीवन आपका कैसा होगा, संभव होगा। तो आई होप कोविड-19 के बाद में हम लोग वहां पे जाएंगे। खैर, आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इलातू वलापिल श्रीधरन, रंजीत कुमार को, प्रहलाद वडकपत को या M कृष्णन नायर को? नाम ही बड़ा डिफिकल्ट है भाई,
तो यहाँ पे ता नहीं है, था है, रंजीत कुमार जो है उनको किया गया है। एंड केरल के इंजीनियर और वर्जीनिया में स्थित भारतीय उद्यमी रंजीत कुमार को नासा के कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और तकनीकी उत्कृष्टता और ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से उनकी सेवा के लिए नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक, एक गैर सरकारी व्यक्ति के नासा की मान्यता का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक के बारे में बताऊं तो नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक गैर सरकारी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो प्रदर्शन की गई सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारियों का हिस्सा नहीं है एवं जो नासा के मिशनों को सफलता को प्रभावित करने या संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की उन्नति में योगदान देने के लिए उत्कृष्ट स्तर प्रदान करते हैं। आर.के. चिट्टी पंडिपति 2002 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। रंजीत कुमार के बारे में बता दूं, उन्होंने 1985 में सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिवेंद्रम में स्वर्ण पदक के साथ अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करी थी। उन्होंने अमेरिका की वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की पढ़ाई भी करी थी एंड डॉक्टरेट किया था। उन्होंने 30 से अधिक वर्षों के लिए नासा के साथ मिलकर के काम किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को नया स्वरूप देने में सहायता प्रदान की। वह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिकल एसोसिएट्स के CEO एमेरिटस हैं। अगर मैं आपको नासा के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। प्रशासक जेम्स फेडरिक जिम ब्रिडेनस्टाइन है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये आपके आज के क्वेश्चन से एंड काफ़ी टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जगहों में हमें ब्रेन लगाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आपको लगाना होगा, बट इन करंट अफेयर्स आपको बस फैक्ट को प्रॉपर तरीके से याद रखना है। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPPSC की तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों एग्जामिनेशन में उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।